Let's start our today's topic, that is derivation of slope of budget line. कैसे हम बजट लाइन की जो स्लोप है उसे ड्राइव करते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बजट लाइन की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ बजट लाइन की जो अपनी स्लोप है ये होती है, में भी आपा किया है P1 on P2. P1 means price of good 1, and P2 means price of good 2. यहाँ पे एक बात आपको समझनी जरूरी है, इकोनॉमिक्स में ये बात याद रखना, कोई भी स्लोप हमारी किसकी होती है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन। बजट लाइन की स्लोप किसकी है, P1 अपॉन P2 के। तो यहाँ पे आप ये प्रूफ करेंगे कैसे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स हमारा P1 अपॉन P2 के बिल्कुल इक्वल बैठता है। देखिए, सबसे पहले बजट लाइन ड्रॉ करेंगे। रीजन एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया, गुड 1, और वहीं वाई एक्सिस पे मैंने क्या अज्यूम किया, गुड 2। तो इस तरह से कुछ बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये सपोज कीजिए बन गई मेरी कोई बजट लाइन। अब हमें पता ही है कि बजट लाइन में हम क्या देखते हैं, बजट लाइन हमें दो गुड्स के वो सभी कॉम्बिनेशन शो करती है जो कि आप अपनी इनकम और प्राइस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। अगर हम गुड एक्स का एक नया यूनिट कंज्यूम करना चाहते हैं, एक और यूनिट कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हमें गुड वाई के कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। वो जो कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करने हैं वो किस अकॉर्डिंग करने होते हैं, वो हमें करने पड़ते हैं प्राइसेस के अकॉर्डिंग, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। देखते हैं, सपोज कीजिए पहले आप गुड 1 कंज्यूम कर रहे थे क्वांटिटी, और गुड 2 कंज्यूम कर रहे थे आप वाई क्वांटिटी। अगर आप गुड एक्स की कंजप्शन इंक्रीज करना चाहते हो, से x1 पे आना चाहते हो, तो आपको कुछ यूनिट y के सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मतलब आपको कहां पे आना पड़ेगा, y1 पे। सिंपल पॉइंट है, ये बात समझ आ गई। अब देखिए आगे, अब इस पॉइंट पे ये क्या है, ग्रीन कलर के साथ, और ये दोनों पॉइंट्स, इस पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे, इस पे
गुड 1 के मैं कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, x, और गुड y को कितना कंज्यूम कर रहा हूं, गुड 2 को कितना कंज्यूम कर रहा हूं, y। इस पॉइंट पे गुड 1 के मेरे पास कितने यूनिट हैं, x1, और गुड 2 के मेरे पास कितने यूनिट हैं, कॉमा y1। क्लियर। अब देखिए, क्या मैं x1 को, ये यहां पे मैंने क्या लिखा है, x1 और y1, क्या मैं x1 और y1 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, x1 इज इक्वल टू x प्लस चेंज इन x, और y1 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, y प्लस चेंज इन y। इसका मतलब क्या है, देखिए x1 कैसे आई है, मान लो x के पहले मैं 2 यूनिट कंज्यूम करता था, यहाँ पे 2 यूनिट कंज्यूम प्लस एक और यूनिट मैंने बढ़ा दिया, तो 2 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो वैसे ही वही कुछ लिखा है। ये ट्रायंगल का जो मैंने साइन लगाया है, ये जो इकोनॉमिक्स में ये ट्रायंगल का साइन लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन, कितना परिवर्तन आया है, कितना बदलाव आया है, कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है। x1 इज इक्वल टू x प्लस चेंज इन x, और y1 इज इक्वल टू y प्लस चेंज इन y। इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए, हमारा बजट लाइन का जो फॉर्मूला है, बजट लाइन का फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला ऑफ बजट लाइन इक्वल होता है, ये प्राइस ऑफ गुड 1 इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड 1 प्लस प्राइस ऑफ गुड 2 इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड 2। किसकी होती है, मनी इनकम के। क्लियर। ये इस सिचुएशन में थे, ऐसा फॉर्मूला बनेगा, इस सिचुएशन में सेकंड वाले पॉइंट पे क्या सिचुएशन बनेगी, प्राइस ऑफ गुड 1 इंटू क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रहा हूं मैं गुड 1 की इस पॉइंट पे, x1, और x1 को मैं x1 लिखने की बजाय x1 को मैं क्या लिखूंगा, इंटू x प्लस चेंज इन x प्लस प्राइस ऑफ 2 इंटू ये y है ना, जैसे ये इधर ये y1, ये वाली, इस y1 को मैं किसे लिखूंगा, y प्लस चेंज इन y। ये कैसे लिखा है फिर से समझ लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये इस पॉइंट की, ये सेकंड इक्वेशन इस वाले पॉइंट। सेकंड इक्वेशन में x1 y1 लिखने की बजाय मैंने x1 और y1 की वैल्यूज पुट कर दी है और कुछ नहीं किया है। क्लियर। अब देखिए, अब आगे क्या करना है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 लेस करेंगे,
इसको मल्टीपल भी साथ की साथ कर लेते हैं। इस टू सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीपल करके लिखूंगा मैं यहाँ पे। इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, P1 x प्लस P1 चेंज इन x प्लस P2 y प्लस P2 चेंज इन y। ये तो मेरी होगी पूरी सेकंड इक्वेशन लिख ली मैंने। अब इसमें से लेस करनी है मेरे को फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये वाली, माइनस P1 x माइनस P2 y। ये यहाँ पे भी मनी इनकम आता है, m में से m क्या, ये 0 हो जाता है। m में से m गया 0। देखिए क्या कुछ यहाँ पे लेस हो सकता है, ये P1x प्लस का है, P1x माइनस का है, P2y प्लस का है, P2y माइनस का है। तो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, P1 चेंज इन x प्लस P2 चेंज इन y इज इक्वल टू 0। ये पार्ट रह गया। अब मैंने क्या करना है, रीअरेंज करूंगा मैं इसे। सिंपल मैथमेटिक यूज हो रहा है और कुछ नहीं है। ना मेरे पास अभी क्या कैसे करना है मेरे को, यहाँ पे P2 चेंज इन y, ये P1, ये मैं इधर राइट हैंड साइड ले आऊंगा, माइनस कर देगा, माइनस P1 चेंज इन x। अब इसे कैसे लिख सकते हैं अपन, नेक्स्ट स्टेप, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज इक्वल टू माइनस P1 अपॉन P2। और यही हमने प्रूफ करना था। क्लियर, क्या किया है इसमें। अब एक एक छोटा सा पॉइंट अब आपके मन में आया होगा, सर यहाँ पे तो आपने लिखा है चेंज इन वाई, यहाँ पे देखिए चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, और यहाँ पे आप प्रूफ कर रहे हो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इज इक्वल टू माइनस P1 अपॉन P2। यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, या यहाँ से माइनस उड़ भी सकता है। जो स्लोप है ये माइनस का, यहाँ पे मतलब क्या है, माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या शो करती है, सेक्रीफाइसिंग। गुड को एक और कंज्यूम करने के लिए हमें कुछ गुड वाई के कुछ यूनिट हम सेक्रीफाइस करते हैं, ये माइनस ये शो करती है। जब आप कोई टॉपिक में एक्सप्लेनेशन करते हो तो हम ऐसे नॉर्मल में माइनस ऐसे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये पता है कि माइनस का साइन किस लिए है। ये माइनस का साइन इसीलिए है, ये माइनस का साइन शो करता है कि हम कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। सर सिर्फ इक्वेशन रिपीट कर दो कि मैं बनया, कौन सा इक्वेशन मंच भाई, हाँ तो मैं सारा रिवाइज कराता हूं ये कैसे पूरा किया है अपन ने, जल्दी जल्दी से। टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ स्लोप ऑफ बजट लाइन। यार कैसे लिखते हैं, P1 अपॉन P2। स्लोप इकोनॉमिक्स में किसकी होती है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। बजट लाइन की स्लोप का फॉर्मूला क्या है, माइनस P1 अपॉन P2 कह सकते हैं, ठीक है। फिर अपन ने डायग्राम बनाई, good 1 on x axis, good 2 on y axis, straight line, budget line,
फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे गुड 1 की कितनी कंजप्शन कर रहे हैं x, और गुड 2 की कितनी कर रहे हैं y। सेकंड पॉइंट पे गुड 1 की कितनी कर रहे हैं x1, और गुड 2 की कितनी कर रहे हैं y1। यहाँ पे मैंने क्या किया, x1 और y1 की मैंने वैल्यू लिख ली। x1 की वैल्यू क्या है, x1 क्या है भी भाई, चेंज होके कितनी कंजप्शन कर रहे हैं। पहले गुड 1 की मैं x यूनिट कंजप्शन कर रहा था, अब गुड 1 की मैं x1 यूनिट कंजप्शन करना शुरू कर दिया है। मान लो पहले 2 यूनिट करता था, अब मैं 5 यूनिट करने लग गया। कितना चेंज आया, 3 का। तो मैंने सीधा 5 लिखने की बजाय 2+3 लिखा। वो 2+3 क्या है मेरा, ये वाला x प्लस चेंज इन x। इसी तरह y1 मैंने कैसे लिखा, y प्लस चेंज इन y। अब बजट लाइन का फॉर्मूला क्या है, बजट लाइन का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला, बजट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फिर से लिख देता हूं, बिल्कुल कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड लिखने जा रहा हूं। बजट लाइन का फॉर्मूला क्या कहते हैं अपन, प्राइस ऑफ गुड 1 इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड 1 प्लस प्राइस ऑफ गुड 2 क्वांटिटी ऑफ गुड 2 इज इक्वल टू मनी इनकम। एक बात मेरी याद रखना, बजट लाइन हमें सिर्फ और सिर्फ वही कॉम्बिनेशन शो करती है जो कि आप अपनी मनी इनकम के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 रुपीज है और 20 रुपीज से आप कम पैसा खर्च करने की सोचो, भाई मेरे वो पॉइंट बजट लाइन शो नहीं करेगी, वो डायग्राम शो करेगी। लेकिन ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें कि आप अपनी मनी इनकम से ज्यादा या कम पैसे खर्च करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हमें बजट लाइन शो नहीं करते। इसी वजह से इसे किसके इक्वल लगती है, बिल्कुल इज इक्वल टू मनी इनकम। तो फर्स्ट पॉइंट का फॉर्मूला ऐसे, फर्स्ट पॉइंट में ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज फिल कर दी। प्राइस 1 इंटू क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रहा हूं गुड 1 की फर्स्ट पॉइंट पे x, और गुड 2 की कितनी कर रहा हूं y, किसके इक्वल है, मनी इनकम के। सेम एज सेकंड पॉइंट में देखा, सेकंड पॉइंट में P1 इंटू क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रहा हूं x1 लिखने की बजाय मैंने x1 की वैल्यू फिल कर दी, x प्लस चेंज इन x प्लस प्राइस ऑफ गुड 2 इंटू y1 की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गई। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 लेस कर दिया, ये यहाँ पे इसको मल्टीपल कर दिया था मैंने, है ना। उसके बाद इक्वेशन 1 को लेस कर दिया, ताकि मेरे पास क्या बचा, P1 चेंज इन x प्लस P2 चेंज इन y इज इक्वल टू 0। रीअरेंजिंग कर दिया, P2 चेंज इन y इधर, और जो P1 चेंज इन x है वो मैं राइट हैंड साइड ले गया, चेंज इन y चेंज इन x ये नीचे आ गया, ये P1 अपॉन P2 ये इधर आ गया। हेंस सिंपल मैथमेटिक्स लॉजिक है, कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लिख रखिए, कॉपीज पे आपको सॉल्व करना है, समझना है इसे। अपनी तरफ से भी कोशिश करता हूं, अगर इसका स्क्रीनशॉट हो जाए तो। अब एक छोटा सा और टॉपिक है हमारा, दैट इज
टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल में आपका क्या पढ़ा था, जो हमारी बजट लाइन है, सॉरी आईसी कर्व है, एक तो ये क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा, इसकी नॉर्मल कंडीशंस में जो शेप है वो कौन सी होती है, कन्वेक्स शेप। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कि हमारी जो आईसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और आईसी कर्व कन्वेक्स शेप होती है। जो आईसी कर्व है कन्वेक्स शेप किस वजह से होती है, डिमिनिशिंग एमआरएस, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होता है। इसका मतलब हर बार गुड्स का एक और यूनिट कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर गुड वाई के हर बार पहले से कम यूनिट सेक्रीफाइस करता है। दैट्स वाई हमारी जो आईसी कर्व है वो क्या होती है, कन्वेक्स शेप। अब क्या हमारी आईसी कर्व, देखो नॉर्मल, ये आईसी की नॉर्मल पोजीशन है, लेकिन अगर आप बात करो क्या आईसी कर्व कंकेव शेप हो सकती है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बता रहा हूं नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारी आईसी कर्व है उसकी शेप क्या रहती है, सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स शेप। क्योंकि भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो गया तो आईसी कर्व किसी भी तरह से, फिर तो कुछ भी, कोई भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है ना। ये कुछ इस तरह से हो गया, सर मैं नॉर्मल में, मतलब सर मैं नॉर्मल जो हूं, मान लो भी 90% वाला बच्चा हूं, तो क्या मेरे 10th में सर मेरे को ये लगता था कि मेरे 90% आ जाएंगे, तो क्या सर अगर मैं 11th कॉमर्स लूं तो मेरे 90% आएंगे। तो भाई यहाँ पे ठीक है, अगर आप उतना मेहनत करो, लगन से पढ़ो तो 90 आ जाएंगे, लेकिन सर जे मैं बहुत ज्यादा पढ़ा जी तक की मेरे 100% आ जाएंगे सर, या सर जे मैं ना पढ़ पाया तो मेरे तो 40% ही रह जाएंगे। वो जे किसने देखा है भाई, है ना। और अगर कंडीशंस तोड़ोगे तो कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो आईसी कर्व की जो कंकेव शेप है वो कब होगी, जब हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग होगी। मतलब हर बार गुड एक्स का एक यूनिट कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर गुड वाई के ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करेगा। तो आप समझ सकते हो कि पूरा जो लॉ ऑफ डीएमयू है यहाँ पे तहस नहस हो जाएगा। इसी तरह से क्या इंडिफरेंस कर्व, लाइन हो सकती है, और रीजन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये ध्यान रखना है बेटा, आपको सब कुछ लिखना है। ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है ना, ऐसा सर आपने नहीं लिखा, मैं समझा रहा हूँ। एक ऐसे ये माउस मूस के साथ लिखना थोड़ा, बस भगवान भरोसे है। क्या आईसी कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन हो सकती है, हो जाएगी। ऐसे तो कुछ मर्जी, किसी से कुछ मर्जी करा लो। अब है, अगर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट कंडीशन में है। कांस्टेंट कंडीशन का मतलब कि गुड एक्स का एक यूनिट कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर गुड वाई के सेम रेट से
यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। आईसी कर्व हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकती है, देखते हैं। रीजन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, गुड। अब क्या आईसी कर्व इस पोजीशन में हो सकती है, ये देखिए, समझिए इसे, या अगर ऐसी कोई कंडीशन है इसका मतलब क्या है। ऐसी कंडीशन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर के लिए जो गुड एक्स है वो क्या है, न्यूट्रल। जब अपने कोई, मेरे को एक बात बताइए, जब आपके पास कोई चीज ज्यादा आ जाए या कोई आपसे वही चीज आपके पास कम रह जाए, हो ना हो, बहुत आ जाए या बहुत कम रह जाए, जब अपने को उस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई, तो इसका मतलब वो हमारे लिए क्या है, न्यूट्रल। अब देखिए, ये इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे गुड एक्स के कितने यूनिट हैं, 2, गुड वाई के कितने हैं, 10, इस वाले कॉम्बिनेशन में 4, इस वाले कॉम्बिनेशन में 6, 10। मतलब आप गुड एक्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, आप गुड एक्स की चाहे 6 यूनिट कंज्यूम कर लो, चाहे 4 कर लो, चाहे 2 कर लो, आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रही है, बिल्कुल सेम। मतलब यहां पे आपके लिए जो एक्स है वो टोटली क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है, आप एक्स की 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो भी उतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो भी उतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 6 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो भी उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मतलब आपके लिए जो एक्स कमोडिटी है यहाँ पे क्या है, टोटली न्यूट्रल। आप इसकी कंजप्शन ज्यादा करो, आप इसकी कंजप्शन कम करो, आपके लिए सेटिस्फेक्शन का लेवल कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या कोई मेरे को बता सकता है इस केस में आप कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करना प्रेफर करोगे, कौन से कॉम्बिनेशन पे आप कंजप्शन करना अच्छा मानोगे, 210, 410 या फिर 610? कौन से सिक्स कॉम्बिनेशन, अगर कौन सा, 610। यस, कौन सा करोगे, 610। भाई जब मेरे को ज्यादा खा के मेरी सेटिस्फेक्शन कम ही नहीं हो रही है तो ज्यादा आन दो, है ना। मतलब यहाँ पे कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस देख लेगा, तो मोस्टली केस में वो 610 वाला कॉम्बिनेशन ही प्रेफर करेगा। तो इस केस में ऐसा कुछ होता है अगर, तो आईसी कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल बन सकती है। अब वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की पैरेलल कब होगी,
अब उल्ट हो गया काम, गुड एक्स के आप मान लो 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, वाई 2 करो, 4 करो, 6 करो, आपको सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है आपके लिए, बिल्कुल सेम। यहाँ पे कॉम्बिनेशन 210, यहाँ पे 410, यहाँ पे 610, वही कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करोगे, 610 वाला, क्योंकि हमें पता है कोई भी आईसी है, मतलब एक सेम आईसी पे एक सेम आईसी वही कॉम्बिनेशन शो करती है जिससे कि हमें सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या मिलता है, बिल्कुल सेम। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आप जैसे हॉरिजॉन्टल वाले में आपका कहा एक्स जो गुड है वो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे हमारे लिए जो वाई गुड होगी वो क्या होगी, न्यूट्रल। कंजप्शन ज्यादा करे कम करे, जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो बिल्कुल क्या है हमारा, सेम। क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था बेटा जी टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये आपकी बुक में एक्स्ट्रा माइल में दिया हुआ है। तो जब ये टॉपिक आप कर लिए तो आपने ये दोनों टॉपिक भी करने हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये सेकंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म हुआ। कल हमारी क्लास नहीं है, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। कैसे पॉजिटिव पॉइंट है कि आप अपना पूरा जो अच्छे से पूरा चैप्टर आपके पास और एक दिन मिल गया, आज का भी है कल का भी है, पूरा अच्छे से देख सकते हो। जो भी कोई क्वेरीज है वो आप कभी भी फिर मेरे से मैसेज करके पूछ लिया करो।